नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 70वां बीपीएससी का एग्जाम जो कि 30 सितंबर 2024 को होने वाला है, डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, आप लोग जानते हैं। उसका ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है। हम लोग टोटल लगभग 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग 2000 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और आप विश्वास रखिए कि आपके बीपीएससी एग्जाम में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस सीरीज से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट। पहले के जो 2 प्रैक्टिस सेट थे वो करंट अफेयर्स के ऊपर थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। आज जो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ये बिहार का सेंसस 2011 का जो था उसके ऊपर ये है। आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1871, 1872, 1881 या तो फिर 1882। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आए, आप लोग वीडियो को जरूर पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कीजिए और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1872 में इस देश में पहली बार जनगणना हुई थी। और जो ये पहली बार जनगणना हुई थी, उस समय जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड मेयो। कौन सी जनगणना? 1872 में जो हुई थी पहली जनगणना, उस समय वाइस रॉय थे लॉर्ड मेयो। और इस जनगणना को नॉन सिंक्रोनस सेंसस कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो ये ब्रिटिश राज में जो जनगणना हुई थी, उस समय ये सिर्फ कहाँ हुआ था? सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहीं पे ये जनगणना हुआ था। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजे रजवाड़ों के जो राज्य थे, वहाँ पे ये जनगणना नहीं हुआ था। इसका मतलब है पूरे देश में नहीं हुआ था, इसीलिए इसको नॉन सिंक्रोनस सेंसस इसको कहा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आप बेहतर से इसको समझिएगा कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ये हुआ सिंक्रोनस सेंसस। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1881 में। दूसरे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस समय जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन। 1872 में कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। 1881 में जब संपूर्ण जनगणना हुई, उस समय वाइस रॉय थे लॉर्ड रिपन। और ये हुआ है सिंक्रोनस सेंसस। अब सिंक्रोनस सेंसस किसको कहा जाता है? वन दैट इज हेल्ड अराउंड द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब एक ऐसी जनगणना जो एक ही समय में पूरे देश में हुई हो, उसको कहा जाता है सिंक्रोनस सेंसस। अब एक और चीज जान लेते हैं कि 1749 में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जो कि पूरे देश में हुआ था, जो कि एक सिंक्रोनस सेंसस था। तो ऐसा पहली बार 1749 में कहाँ हुआ था? किंगडम ऑफ स्वीडन में हुआ था। मतलब पहला जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ वो 1749 में स्वीडन देश में हुआ था। ये जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारत में हुई पहली संपूर्ण जनगणना के दौरान वाइस रॉय कौन थे? तो हम लोग ये पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। पहली संपूर्ण जनगणना के दौरान जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें पूरा एक लिस्ट बना हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट किस सूची के अंतर्गत आता है। तो उसमें 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। तो ये जो जनसंख्या है ये आता है समवर्ती सूची में। चौथे का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनिशियली जब संविधान बना था उस समय यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे, जो कि अभी बढ़कर 100 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे, जो कि घटकर 61 हो गए हैं। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, जो अभी बढ़कर 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब देखते हैं कि यूनियन लिस्ट में आखिर कौन कौन से हैं, कुछ देख लेते हैं। जैसे कि डिफेंस, रेलवे, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। मतलब सिर्फ केंद्र सरकार ही उस पर कानून
बना सकती है, पार्लियामेंट ही बना सकती है। अब स्टेट लिस्ट देखते हैं। स्टेट लिस्ट में सबसे मेन होता है पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये दोनों स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, मतलब इस पे सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब एक आता है कनकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। इसमें पहले कितना था, 47 सब्जेक्ट था, अब बढ़कर हो गया है 52। तो एजुकेशन इसी में आता है, फॉरेस्ट इसी में आता है, मैरिज इसी में आता है, और इसके ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन में था कि जनसंख्या, पॉपुलेशन, तो ये भी आता है कनकरेंट लिस्ट में। मतलब इस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। मतलब जो भी सब्जेक्ट कनकरेंट लिस्ट में है इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर उस कानून पे कोई विवाद हुआ तो जो केंद्र सरकार का कानून है वो प्रिवेल कर जाएगा, मतलब वही लागू होगा। तो अब एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पे जो जनसंख्या, ये जो कनकरेंट लिस्ट है, ये कनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है। तो ये जो कनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, प्रिएम्बल, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग, फिर जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस, ये जो पांचों है ये लिया गया यूएसए के संविधान से। कनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ये पांचों लिया गया यूएसए के संविधान से। आगे देखते हैं यूके के संविधान से क्या क्या लिया गया, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये तीनों लिया गया यूके के संविधान से। यूएसएसआर, उस समय का जो सोवियत संघ था, वहां से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स लिया गया यूएसए से और फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया यूएसएसआर से। आगे देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, यह भी संविधान में है। तो ये किसके संविधान से लिया गया, ये लिया गया जर्मनी से। आगे देख लेते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और फिर मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। पांचवा देखते हैं, 2011 में हुई 15वीं जनगणना का नारा क्या था, स्लोगन क्या था 15वीं जनगणना का जो 2011 में हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो अभी तक हुआ नहीं है, 2021 में होने वाला था, कोरोना के कारण डिले हुआ और अब तक नहीं हो पाया है। तो 15वीं जनगणना जो हुई थी 2011 में, उसका नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। पांचवा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो था ये 7वां था आज़ादी के बाद से, मतलब 7वां ये जनगणना हुआ था 2011 वाला। छठा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया कितना है बिहार का, तो ये है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो छठा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। सातवां क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है, तो बिहार है 2.86%। मतलब भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है, उसका सिर्फ 2.86% में पूरा बिहार है। तो सातवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है, एरिया वाइज बिहार की रैंकिंग क्या है, तो एरिया वाइज बिहार की रैंकिंग है 12वें नंबर पे है। आठवां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एरिया वाइज अगर देखें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और बिहार 12वें पे है, क्योंकि बिहार का एरिया हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का एरिया। अब इंडिया का टोटल एरिया अभी हम लोगों ने देखा था कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। आगे देखते हैं नौवां, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण। तो मैप में देख लेते हैं, ये है बिहार का मैप, इस साइड हो गया नॉर्थ और इस साइड हो गया साउथ। तो उत्तर से दक्षिण तक जो बिहार की टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो ये है 345 किलोमीटर। नौवां का ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, 345 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ बिहार की लंबाई। अगला देखते हैं,
पूर्व से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे मैप में देखते हैं, इस साइड हो गया वेस्ट और इस साइड हो गया ईस्ट। तो आपको बताना है ये जो ईस्ट से वेस्ट की ये पूरी लंबाई है ये कितनी है। तो ये है 483 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत से वीडियोस में लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 11वां देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी क्या थी। जो लास्ट ऑफिशियल सेंसस है हमारे पास 2011, उसके अनुसार बिहार की आबादी क्या थी। तो ये थी 10,40,99,452। आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट फिगर आता है ऑप्शन में। तो 11वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 12वां देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो भारत की पहले जनसंख्या टोटल कितनी है और उसमें से बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंटेज है। तो ये है 8.60%। ये बिहार की टोटल जनसंख्या जो है ये प्रतिशत है भारत की कुल जनसंख्या का। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एरिया कितना है, सिर्फ 2.86%। भारत के कुल एरिया का बिहार के पास सिर्फ 2.86% है, लेकिन कुल आबादी का बिहार के पास 8.60% है। तो आप अंतर समझ सकते हैं, एरिया सिर्फ 2.86% है और आबादी 8.60% है। एनीवे 12वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखते हैं, बिहार के 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। बिहार की आबादी में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 13वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों की आबादी है 5,42,78,157 और महिलाओं की आबादी है 4,98,21,295। 13वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, आबादी के अनुसार बिहार किस स्थान पर है। तो हम लोग पहले देखें कि एरिया वाइज बिहार जो था वो 12वें नंबर पे था। अब यहाँ पे देख रहे हैं पॉपुलेशन वाइज बिहार किस स्थान पर है। तो पॉपुलेशन वाइज बिहार 3रे स्थान पर है। तो 14वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले स्थान पे कौन है पॉपुलेशन वाइज, उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे हमारा बिहार है। आबादी ध्यान रखिएगा 10,40,99,452, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास यही है। अब अगर इंडिया की टोटल आबादी की बात करें तो उस समय कितनी थी, 121,08,54,977। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 2001 से 2011 के बीच में बिहार की आबादी की दशकीय वृद्धि क्या थी। मतलब 2001 में जब सेंसस हुआ था और बाद में जब 2011 में हुआ तो इस दरमियान बिहार की आबादी की दशकीय वृद्धि मतलब 10 सालों में जो वृद्धि थी वो कितनी परसेंट थी। तो ये थी 25.40%। 15वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2001 में था 102 करोड़ आबादी, 2011 में हो गया 121 करोड़ आबादी। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा थी। तो ओवरऑल कितना थी, 25.40%। अब पूछा जा रहा है किस जिले में दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा थी, तो वो जिला था मधेपुरा। 16वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये था 1106 पर्सन्स। 17वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा किस जिले का था, ये शिवहर का था। 18वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिवहर में कितना था, 1880 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे नंबर पे था पटना, यहाँ पे थे 1823 था यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरे पे था दरभंगा, यहाँ पे 1728 था और चौथे पे था वैशाली। तो 18वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, पॉपुलेशन पर यूनिट लैंड एरिया, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी आबादी है उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। 19वां देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। सबसे ज्यादा किस में था, शिवहर में था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे कम कहाँ था पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यह था कैमूर, जिसको भभुआ भी कहा जाता है। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
कैमूर में कितना था, सिर्फ 488 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर पे था। दूसरे नंबर पे था जमुई, यहाँ पे थे 568 लोग। तीसरे नंबर पे थे बांका, यहाँ पे था 674 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और चौथे नंबर पे था वेस्ट चंपारण। तो ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था कैमूर भभुआ में और सबसे ज्यादा था शिवहर में। आगे देखते हैं 20वां, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस जिले में थी? तो ये थी पटना में। कितना था, 58,38,465। यह था पटना का जनसंख्या। दूसरे नंबर पे था ईस्ट चंपारण, यहाँ पे था 50,99,371। यह था ईस्ट चंपारण का जनसंख्या। तीसरे पे था मुजफ्फरपुर और चौथे पे था मधुबनी। आगे देखते हैं 21वां, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ था? तो यह था शेखपुरा में। 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शेखपुरा में कितना था, 6,36,342। दूसरे नंबर पे था शिवहर, यहाँ पे था 6,56,246। तीसरे पे था अरवल, चौथे पे था लखीसराय। तो ये आंकड़ा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 तो जरूर ध्यान रखिएगा। 22वां, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है बिहार का? तो ये है 918। 22वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्स रेशियो क्या होता है? ये होता है फीमेल्स पॉपुलेशन, मतलब महिलाओं की आबादी पर 1000 मेल, मतलब हर 1000 पुरुषों पे महिलाओं की आबादी को कहा जाता है सेक्स रेशियो। तो मतलब 2011 के अनुसार कितना था सेक्स रेशियो? 918 था। मतलब प्रति 1000 महिला पुरुषों पे सिर्फ 918 महिलाएं थी। आगे देखते हैं 23वां, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात का दर क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो इसमें कुछ स्थिति सुधरी है, तो इसमें कितना था, 935 था चाइल्ड सेक्स रेशियो। 23वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24वां, निम्न में से बिहार के किस जिले में बच्चों की जनसंख्या सबसे कम है, चाइल्ड पॉपुलेशन लोवेस्ट है किस जिले में? तो ये है वैशाली में। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? तो अभी हम लोग देखें कि ओवरऑल बिहार का सेक्स रेशियो कितना था, 918। और यहाँ पे अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें तो कितना था, यह था 935। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? तो यह है गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है, 1021 था 2011 सेंसस के अनुसार। दूसरे पे था सिवान, यहाँ पे 988 था। तीसरे पे था सारण, यहाँ पे 954 था। और चौथे पे था किशनगंज, यहाँ पे 950 था। तो आप ध्यान रखिएगा कि लिंगानुपात सबसे ज्यादा था गोपालगंज में, 1021। आगे देखते हैं 26वां, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? सबसे ज्यादा तो था गोपालगंज में, हम लोग देख लिए। सबसे कम कहाँ था? यह था मुंगेर में। 26वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुंगेर का लिंगानुपात था 876, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे सिर्फ 876 महिलाएं थी वहां पे। और भागलपुर दूसरे नंबर पे था, यहाँ तो 880 था, कुछ बेहतर था। तीसरे पे खगड़िया 886 और चौथे पे शिवहर 893। तो ये सब आंकड़े थे। आगे देखते हैं 27वां, बिहार के निम्न में से किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? मतलब एक ऐसा जिला है जहाँ पे महिलाओं की संख्या ही अधिक है, मतलब वहाँ पे सेक्स रेशियो इतना बेटर है। तो वो एकमात्र जिला है गोपालगंज। 27वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 28वां, बिहार का शिक्षा दर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है बिहार में? तो हम लोग जानते हैं बिहार का लिटरेसी रेट जो है वो है 61.80% 2011 के आंकड़े के अनुसार। तो 28वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें बात करें कि इसमें मेल लिटरेसी कितना है, मेल लिटरेसी पुरुषों का, तो यह है 71.2%। 71.2% पुरुष है। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो ये है 51.5%। बिहार में इतने फीमेल्स पढ़े लिखे हैं और इतने मेल्स पढ़े लिखे हैं। तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल जो आंकड़ा है वो 61.80% ओवरऑल लिटरेसी रेट है। आगे देखते हैं 29वां, बिहार के किस जिले में शिक्षा दर सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस जिले में है?
तो यह है रोहतास में। कितना है? यहाँ पे है 73.4%। सोचिए ओवरऑल बिहार में कितना है? 61.80%, लेकिन रोहतास में है 73.4%, है ना। आगे पटना में कितना है लिटरेसी रेट? यहाँ पे लगभग 70% लोग पढ़े लिखे हैं। तीसरे नंबर पे है भोजपुर, यहाँ पे भी लगभग 70.5% लोग पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? रोहतास में है लिटरेसी रेट। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में शिक्षा दर सबसे कम है? लिटरेसी रेट जो है वो लोवेस्ट कहाँ पे है? तो ये है पूर्णिया में। कितना है? 51.1% मात्र यहाँ पे लोग पढ़े हुए हैं। दूसरे पे है सीतामढ़ी, यहाँ पे 52.1% लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं। तीसरे पे कटिहार है और चौथे पे मधेपुरा है। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न, बिहार के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ पुरुषों की बात की जा रही है कि पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये भी है रोहतास में। 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुरुषों का साक्षरता दर है 82.9%। दूसरे पे है भोजपुर, यहाँ पे 81.7%। तीसरे पे है बक्सर और चौथे पे है सिवान। आगे देखते हैं 32वां, बिहार के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर भी रोहतासी बाजी मारता है। 32वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली रोहतास का लिटरेसी रेट चाहे मेल हो या फीमेल बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पे महिलाओं का जो साक्षरता दर है रोहतास में ये कितना है? ये है 63.0%, मतलब ऑलमोस्ट 63%। और अगर मुंगेर की बात की जाए तो यहाँ पे है 62.1%। तीसरे पे है पटना महिलाओं की साक्षरता दर में। चौथे पे है औरंगाबाद। 33वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पे सबसे कम है महिलाएं पढ़ी लिखी, वो कौन सा है? तो ये है सहरसा। यहाँ पे कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है? मात्र 41.7%। दूसरे पे है मधेपुरा, यहाँ पे 41.7%, यहाँ भी है लगभग, मतलब दोनों जगह सेम ही है। तीसरे पे है पूर्णिया, यहाँ पे 42.3% महिलाएं पढ़ी लिखी है। और चौथे पे आता है सीतामढ़ी। तो 33वां का ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 34वां प्रश्न, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है? मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन किस जिले में सबसे अधिक है? तो ये जिला है गया। कितना है यहाँ पे पॉपुलेशन? यहाँ पे है 13,34,351। दूसरे नंबर पे है पटना, जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कितना है? 9,20,918 यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है। तीसरे पे है समस्तीपुर और चौथे पे है मुजफ्फरपुर। 35वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी में प्रतिशत सबसे अधिक है? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ओवरऑल आंकड़ा देखा, यहाँ पे हम लोग प्रतिशत में देखेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ पे है। तो इसमें भी गया पहले नंबर पे है। गया में शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो है 30.4%, मतलब ओवरऑल आबादी का 30% जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है। दूसरे नंबर पे नवादा है, यहाँ पे 25.5% है। तीसरे नंबर पे औरंगाबाद है, यहाँ पे 24.1% शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है। चौथे पे है कैमूर। तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत के मामले में भी शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन गया में ही सबसे अधिक है। 36वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी प्रतिशत में सबसे कम है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पे है? तो ये सबसे कम है किशनगंज में। कितना है यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन? सिर्फ 6.7% है। दूसरे नंबर पे है कटिहार, यहाँ पे 8.6% है। तीसरे नंबर पे है भागलपुर, यहाँ पे 10.5% है। और चौथे नंबर पे है सिवान। आगे देखते हैं 37वां, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है? यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। पहले हम लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट देखा, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये सबसे अधिक है वेस्ट चंपारण में। 37 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितनी आबादी है यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की? यह है 2,50,046। इतनी आबादी यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। दूसरे नंबर पे है कटिहार, यहाँ पे आबादी है 1,79,971।
तीसरे नंबर पे है पूर्णिया और चौथे नंबर पे है बांका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पॉपुलेशन के मामले में। 38वां देखते हैं, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी में प्रतिशत सबसे अधिक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक कहाँ पे है, यहाँ पे है कि आबादी में प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है, मतलब प्रतिशत परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति का किस जिले में है। तो ये वेस्ट चंपारण में ही है। कितना इन लोगों का परसेंटेज है आबादी में, ये है 6.4% है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन टोटल आबादी में वेस्ट चंपारण के। दूसरे नंबर पे है कटिहार, यहाँ पे इनका पॉपुलेशन है 5.9%। तीसरे नंबर पे है जमुई, यहाँ पे है 4.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन और चौथे नंबर पे है बांका। तो 38वां का भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39वां देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी आबादी कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन बिहार की कितनी है। तो ये है 1,17,58,016। इतने लोग शहरों में थे, जो कि टोटल आबादी का सिर्फ 12.71% है। ये टोटल आबादी का लगभग 13% जो है वो शहरी आबादी है। आगे देखते हैं 40वां, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी कितनी है, गाँवों में रहने वाली आबादी। तो ये है 9,23,41,436, जो कि टोटल आबादी का 87.29% है। मतलब लगभग 87% लोग गाँव में रहते हैं और 13% लोग शहरों में रहते थे 2011 के जनगणना के अनुसार। 41वां देखते हैं, निम्न में से किस जिले में शहरी आबादी सबसे अधिक है, मतलब अर्बन पॉपुलेशन किस जिले में सबसे अधिक है। तो ये जिला है पटना। 41वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 42वां, निम्न में से किस जिले में शहरी आबादी सबसे कम है। तो सबसे कम है ईस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। 42वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 43वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश बिहार की सीमा से लगता है, मतलब कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार से लगती है। तो हम लोग मैप में देख लेते हैं कि ये है हमारा प्यारा बिहार, है ना। लेफ्ट साइड अगर देखें, मतलब ईस्ट साइड जो है ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट साइड जो है उत्तर प्रदेश। अगर साउथ में देखिएगा तो झारखंड है। तो नेपाल की सीमा किस साइड लगती है, तो ये नॉर्थ के साइड में लगती है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ के साइड में है नेपाल की सीमा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा देश बिहार की सीमा से लगता है, तो वो देश है नेपाल। 43वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 44वां, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो मैप में देखते हैं, एक तो ये देखिए यहाँ पूरा नेपाल है। तो एक तो ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण 2, सीतामढ़ी 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। तो यहाँ पे 44वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के टोटल जो है 7 जिले जो है वो नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो 44वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिवहर, ये नेपाल की सीमा से नहीं लगता है। तो टोटल 7 जो हैं वो जिले लगते हैं नेपाल की सीमा से, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आगे हम लोग देखते हैं 45वां, निम्न में से कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ईस्ट चंपारण तो करता है, हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा मधुबनी, अररिया और शिवहर, तो ये रहा ईस्ट चंपारण, ये तो करता ही है। मधुबनी भी करता ही है, अररिया भी करता ही है। लेकिन ये जो शिवहर है जिसके बारे में मैंने बताया था, ये लैंड लॉक्ड है, ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा शिवहर। 45वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां देखते हैं, बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये टोटल 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आइए हम लोग उन जिलों का नाम देख लेते हैं। नीचे झारखंड है, तो एक तो ये जिला हो गया रोहतास, दूसरा हो गया औरंगाबाद, तीसरा हो गया गया, चौथा नवादा, 5वां जमुई, 6ठा बांका, 7वां भागलपुर और 8वां कटिहार। ये जो 8 जिले हैं ये झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 जिले जो हैं बिहार के वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे देखते हैं 47वां, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यूपी के साथ।
तो यहाँ पे भी टोटल 8 जिले हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उन 8 जिलों का नाम है, एक तो वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7 और रोहतास का बाउंड्री देखिए इस तरीके से यूपी से लगा है, तो ये हो गया 8। तो टोटल 8 जिले जो हैं वो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार के। 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां देखते हैं, बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो टोटल वो 3 जिले हैं। 48वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस साइड देखिए, अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड, तो इस साइड है पश्चिम बंगाल और यहाँ पे 3 जिले, एक किशनगंज, एक पूर्णिया और एक कटिहार। सिर्फ बिहार के ये 3 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे देखते हैं 49वां, बिहार राज्य अन्य कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? कितनों के साथ करता है मैप में देख लेते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया और नीचे झारखंड हो गया। इस साइड में अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल हो गया। तो बिहार टोटल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 49वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 49वां का ए करेक्ट हो जाएगा। 3 राज्यों के साथ और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है नेपाल के साथ। 50वां देखते हैं, बिहार राज्य कितने देश या देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सिर्फ एक के साथ करता है और वो है नेपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार जो है वो सिर्फ नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं 51वां, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो एक तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे ये हो गया, इस साइड हो गया नेपाल। तो सिर्फ इकलौता जिला है किशनगंज जो कि वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के साथ भी करता है। तो 51वां का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? किशनगंज। सिर्फ यही एक जिला है जो कि दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 52वां देखते हैं, बिहार के कितने जिले किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं करते हैं? तो ऐसे टोटल 16 जिले हैं। 52वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, किस तरीके के? जैसे कि मुजफ्फरपुर देखिए, ना किसी और देश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और ना दूसरे राज्यों के साथ। इस तरीके से 16 ऐसे जिले हैं। मुजफ्फरपुर हो गया, शिवहर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, समस्तीपुर। इस तरीके से टोटल 16 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं 53वां, बिहार का सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है वो है किशनगंज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पूर्ववर्ती जिला है किशनगंज। 53 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैमूर, भभुआ, ये है वेस्टर्न मोस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन ए। 55वां देखते हैं, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि नॉर्दर्न मोस्ट मतलब कौन सा है? वेस्ट चंपारण। ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? तो यह है वेस्ट चंपारण। अगला देखते हैं, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो नीचे अगर आप देखेंगे गया के नीचे एरो लगा के लिखा हुआ यह है सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी है। तो यह कौन सा जिला था? यह था गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गया। तो आज के यही हमारे 56 क्वेश्चन थे जो कि सेंसस 2011 का था। आशा है आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। तो ये सीरीज़ हमारा कंटिन्यू रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।